हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की माया में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट किए थे एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। और पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका हल क्या होता है, एक्स और वाई के गुणांकों में क्या रिलेशन होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इन तीनों केस को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और इन दो केस पे मतलब कि कोई हल नहीं के लिए और अपरिमित हल के लिए हमने एक एक क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अपरिमित हल के लिए और कोई हल नहीं के लिए हमने सवाल लगाए थे, सवाल के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट भी कुछ सीखे थे, है ना। और अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन अद्वितीय हल के लिए। एक तीसरा प्रश्न, इसके दो पार्ट हैं और दो में से एक पार्ट तो आज हम अभी कर रहे हैं और दूसरा पार्ट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करना, पहले पार्ट को हम हल करते हैं इसको और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा था कि सबसे पहले इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करना चाहिए, तुलना करना चाहिए। तो यहाँ पे तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a1 बराबर है 4, b1 बराबर है p और c1 की वैल्यू है हमारे पास कितना, 8। a2 की वैल्यू दूसरे समीकरण में देखो 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये भी 2 है और c2, हालांकि c1 और c2 की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अद्वितीय हल, तो यहाँ पर लिखो समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए इसमें संबंध क्या होना चाहिए, गुणांकों में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। मतलब ये हुआ कि 4/2 ये बराबर नहीं होना चाहिए p/2 के। अगर इस 2 से 2 को हम कैंसिल करते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करते हैं, तो हमें यहां से पता चल रहा है कि p की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना। p बराबर, p की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। अब 4 नहीं होने का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि p के मान 4 के अलावा कुछ भी रख लो, p का मान 4 के अलावा कुछ भी रख लो, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। p का मान सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए, बाकी हर एक मान के लिए इस समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखो अतः 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस तीसरे केस पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल के लिए आपको आपको संबंध पता है इनके गुणांकों में, आप वो लिखो और देखो कि p का मान क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए। तो 4 नहीं होने का मतलब कि p के हर एक मान के लिए, 4 के अतिरिक्त p के हर एक मान के लिए इस समीकरण निकाय का क्या है, अद्वितीय हल है। चलो, तो रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि पर बात कर लेते हैं। रैखिक समीकरण को हल करने के हमारे पास तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि,
विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपको मान लो कि आपको एक समीकरण दे दे, मान लो कि आपको एक समीकरण दे दे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, मान लो ये इक्वेशन दे दिया है और ये कह रहा है कि x को y के पदों में व्यक्त कीजिए, या फिर ये कह दे कि y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मान लो कि x को यहां पे अभी मान लेते हैं, x को y के पदों में व्यक्त करना क्या होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, अगर हमें x की पदों में लिखना है, y की पदों में लिखना है x को, भाई यहाँ पे किसको लिखना है, x को लिखना है, तो जिसको लिखना है उसको लेफ्ट साइड छोड़ो और बाकी सबको राइट साइड कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 3 और y उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3 माइनस वाई अपॉन 2। तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है, x को y के पदों में, मतलब कि ये x का मान है, ये किसका मान है भाई, x का मान है, y के पदों में लिखा हुआ है। मतलब x का कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है 3 5 7 10 या ऐसे नहीं है, x एक चर है, y भी एक चर है, x का मान एक चर के रूप में लिखा है और वो चर कौन सा है, y है। इसका मतलब ये हुआ कि x को y के पदों में व्यक्त कर दिया हमने। ठीक, अगर यहाँ से y को लिखना होता, मान लो कि यहाँ से y को x के पदों में लिखना होता, y को x के पदों में लिखना होता तो क्या करते भाई, तो हम यहाँ पे करते 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, तो y को यहाँ छोड़ते और 2x को उधर लेके चले जाते तो 3 माइनस 2x हो जाता। तो ये जो बात लिखी है ये क्या है भाई, ये लिखा है y, इसको क्या बोलते हैं, y को x के पदों में व्यक्त करना, है ना। ये हमने y को x के पदों में व्यक्त किया है और यहाँ पे x को y के पदों में व्यक्त किया है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लें, अगर मैं कहूँ कि x माइनस 2y इक्वल टू 7, x को y की पदों में लिखी है तो यहाँ से x को यहाँ छोड़ेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2y, है ना। तो ये क्या हो गया, x को y की पदों में लिख दिया। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको x को y के पदों में एक समीकरण दिया है तो एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखने आना चाहिए। तो अब मान लो प्रतिस्थापन विधि, हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास दो समीकरण दे दिया, है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 6 पहला समीकरण दे दिया और दूसरा मान लो दे दिया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और ये समीकरण दो दे दिया और आपसे ये कह दे कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण में से x को या तो y के पदों में लिख दो या तो y को x के पदों में लिख दो, है ना, दोनों ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे x को अगर y के पदों में लिखना है तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से x प्लस 2y इक्वल टू 6 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2y। ठीक है, इसको समीकरण 3 कह सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हो x का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर
प्रतिस्थापित करने पर, है ना। एक चर के जगह पर दूसरा चर रखना ही क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह पर क्या लिखोगे, 6 - 2y। तो समीकरण 2 में रख दो तो ये हो जाएगा 2 × x की जगह पर क्या रखोगे, 6 - 2y + 3y = 5। तो यहां से 12 - 4y + 3y = 5। 12 को इधर लेके आ जाओ और 3 में से 4 माइनस करेंगे। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -y बराबर, इधर हो गया 5 और 12 इधर आएगा तो -12। तो -y -7 के बराबर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ गया 7। अब दूसरा, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 3 से ही निकाल लो। समीकरण 3 से x बराबर क्या है, 6 - 2y है, y की वैल्यू कितनी है, 7 रख दो, x का मान पता चल जाएगा 6 - 2 × 7, तो 6 - 14, तो ये हो जाएगा -8। x का मान आ गया कितना, -8। 6 में से 14 घटाएंगे क्या मिलेगा, -8। तो x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई और हमने इस समीकरण को हल करने के लिए कौन सा रूल लगाया, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास एक समीकरण युग्म दिया है 2x + 3y = 6, 5x + 6y = 9 दे दिया मान लो, है ना। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण, और आपसे कह रहा है कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करिए, है ना। या फिर एक काम करते हैं, पिछला वाला ही समीकरण लेकर के हल करते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। x + 2y = 6, है ना। पिछला वाला समीकरण ही ले लेते हैं, x + 2y = 6 पहला समीकरण, और दूसरा है 2x + 3y = 7, है ना, सॉरी 5, ये हो गया 5। ठीक है। अब ये समीकरण, अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन से हल किए थे, अभी विलोपन से हल करके देख ले रहे हैं। विलोपन में क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण के एक गुणांक को एक चर के गुणांक को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। y का गुणांक देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इनको बराबर कर लो या फिर इनको बराबर कर लो। 1 और 2 कैसे बराबर होंगे भाई, 1 में 2 का गुणा कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे भाई, इसमें 3 का गुणा कर दो और इसमें 2 का गुणा कर दो, मतलब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा। दोनों ही काम कर सकते हो, या तो x के गुणांक को बराबर कर लो या फिर y के गुणांक को बराबर कर लो। पर जो ज्यादा आसान होगा करना, हमें वही करना चाहिए। जैसे आसान का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर मान लो कि y का गुणांक बराबर करेंगे, तो पहले समीकरण में भी गुणा करना पड़ेगा और दूसरे समीकरण में भी गुणा करना पड़ेगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो सिर्फ इसमें 2 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि भाई x का गुणांक बराबर करना यहाँ पे ज्यादा आसान है, इसलिए हम x का, आप जब भी गुणांक बराबर करें तो एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई किस चर का गुणांक बराबर करना ज्यादा आसान है। इस केस में x का गुणांक बराबर करना ज्यादा आसान है, तो x का गुणांक बराबर कर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 × 2। और दूसरा चीज, इन दोनों समीकरण गुणांक बराबर होने के बाद या तो हम समीकरण को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। भाई जोड़ते कब हैं और घटाते कब हैं, देखो ऐड तब करेंगे जैसे हमने दोनों x का या फिर y का गुणांक बराबर कर लिया, तो हमें ये देखना होता है कि दोनों समीकरण में x के गुणांक का चिन्ह क्या है।
दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है या एक में प्लस माइनस है या माइनस प्लस जो भी है। अगर साइन सेम है, मान लो साइन सेम हो गया, या तो दोनों प्लस हो गया या तो दोनों माइनस हो गया, तो उस समय क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। और अगर साइन अलग है तो उस समय क्या कर देना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। इस समय ऐसे लिख लो भाई, उस समय क्या कर दो? घटा दो। और इस केस में क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब समीकरण एक में दो से गुणा कर दिया और उसके बाद भाई दो से गुणा करेंगे तो ये दो बन जाएगा ना। साइन सेम है। अब साइन सेम है तो हम क्या करेंगे भाई? घटा देंगे। तो माइनस समीकरण दो से, तो ये हो जाएगा 2x, इसमें गुणा कर लो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। और इसमें दो का गुणा, इसमें तो भाई करना नहीं है, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 5। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाते समय इसका साइन प्लस है, क्या कर देंगे? माइनस। इसका साइन प्लस है, क्या कर देंगे? माइनस। इसका साइन प्लस है, क्या कर देंगे? माइनस। घटाते समय साइन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब चेंज क्यों करते हैं? जैसे मान लो, अभी एक मिनट के लिए देखो कि अगर मेरे पास 2x प्लस 3y है, एक विजय व्यंजक है, और दूसरा है मान लो 5x माइनस 2y, और मैं कह रहा हूं दोनों को घटाओ, है ना, इसमें से इसको घटा दो। तो इसमें से इसको घटाने के लिए भाई या तो 2x प्लस 3y, और इसके नीचे इसको लिखोगे 5x माइनस 2y, और फिर घटाओगे, साइन चेंज कर दोगे, है ना, या फिर यहीं पर इसको घटा दोगे और बीच में लगा दोगे माइनस। तो साइन क्यों चेंज करना है? देखो, इसको तो ऐसे लिख दो 2x प्लस 3y, और जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस जाके दोनों में क्या करेगा? गुणा करेगा, मतलब कि -5x प्लस 2y। देखो, साइन चेंज हो गया। घटाने का मतलब यही हुआ कि हम आमने सामने ब्रैकेट में लिखे हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो बाद वाले का जो साइन है वो क्या हो जाएगा? सबका, सारे पदों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब ऊपर नीचे रख के घटाते हैं तो साइन क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। घटाने पर बदलते हैं, जोड़ने पर नहीं, है ना। अगर मान लो यहाँ प्लस करते तो प्लस, ब्रैकेट हटाते तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जोड़ते समय साइन नहीं चेंज होता है। साइन कब चेंज होता है? घटाते समय। तो यहाँ पे घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 3 यहाँ पे जाएगा तो y बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7। y का मान पता चल गया भाई। अब y का मान कहीं भी रख के निकाल लो, समीकरण एक से ही निकाल लो। समीकरण एक से x प्लस 2y बराबर 6 है, y का मान 7 है, तो यहाँ से देखो x, यहाँ पे देखो ये हो गया x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है? 7 बराबर 6। तो x प्लस 14 इक्वल टू 6, तो x का मान आ गया 6 माइनस 14, मतलब x का मान कितना आ गया? -8, है ना। इधर भी हमारा आंसर क्या आया था? x का मान -8 आया था और y का मान 7 आया था। यहाँ भी हमारा x का मान, y 7 है और x का मान -8 है। तो रूल कोई सा भी लगाओ, या विलोपन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आंसर सेम ही आएगा। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं, बुक में है, बुक में पूछता है कि भाई इसको विलोपन विधि से हल करिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, क्योंकि आपसे अभ्यास करवाना है। एग्जाम में आपको पर्टिकुलर ये नहीं कहेगा कि आप विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ। समीकरण देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा, लैंग्वेज आपको पढ़ना है, पढ़कर समीकरण बनाना है, और जो जो विधि आपको आसान लगता है उस समय उसको आप अप्लाई कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको
कि आप कौन सा रूल लगा करके हल कर रहे हैं, जरूरी है कि आप समीकरण हल कर रहे हैं। भिन्न पर आधारित प्रश्न है, आयु पर आधारित प्रश्न है, दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न है, समान खर्चा तथा कीमतों पर आधारित प्रश्न है। इन प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चन को, जब लैंग्वेज प्रॉब्लम, जब बड़े वाले क्वेश्चन है, इनको पढ़ करके समीकरण कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ी समस्या। तो समीकरण हल करने आता है, हमारा मेन फोकस रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन की जो सोच है उसको समझना, कि भाई उसको समझ करके हम अपना समीकरण लिख पाए। क्वेश्चन पढ़ के समीकरण लिखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस चैप्टर में, और सिर्फ इसमें नहीं, इसके अगले वाले में भी, मतलब द्विघात समीकरण में भी। तो दोनों चैप्टर के क्वेश्चन को भी आने वाले वीडियो में कंपेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है कि द्विघात समीकरण का है। तो मिलते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, ये जो प्रश्न होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, वो अधिक से अधिक बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, जिसको समीकरण बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।